नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। ये है बीटी बाजार और मैं हूं साक्षी बत्रा। और आज इस खास शो पर मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सौरभ मुखर्जी, फाउंडर एंड सीईओ मार्सेलस इन्वेस्टमेंट के। स्वागत है सौरभ जी आपका इस खास शो पर। स्टॉक मार्केट्स में आप इतना ज्यादा बातचीत करते हैं, तो हमारे सभी दर्शकों का एक सबसे पहले जो सवाल ये है कि साल 2023 शुरू हो गया है, पहले कुछ ओवर्स निकल गए हैं, इनको आपने कैसे असेस किया और बाकी की पारी मार्केट्स में कैसे खेली जाएगी? देखिए, हम जैसे आप जानते हो साक्षी जी, हम लंबी अवधि के लिए खेलते हैं, तो हम लास्ट 1-2 महीना नहीं देखते, लास्ट 4-5 साल देखते हैं। और जहां तक हमको नजर आ रहा है, इकोनॉमी की हालत काफी सुदृढ़ है। इंडिया में जो रिफॉर्म का सिलसिला जो चला है लास्ट दशक में, वो इंडियन इकोनॉमी के लिए लाभदायक रहा है। इसका फायदा अच्छे कंपनी को रहा है। तो अगर आप अच्छे कंपनी के रिजल्ट देखें, नॉट जस्ट लेटेस्ट रिजल्ट, लास्ट 4 क्वार्टर के रिजल्ट देखें, अच्छे कंपनीज शानदार रिजल्ट पेश कर रहे हैं, 20-25% से प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं। अगर आपके दर्शक ऐसे कंपनी के शेयर्स खरीद के शांति से बैठ जाए, पैसा बनेगा। इकोनॉमी की हालत अच्छी है, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इससे बेहतर हमारे लिए, हम जैसे निवेशकों के लिए स्थिति हो नहीं सकती। जी, जो एक डर फैला हुआ है कि रिसेशन आने वाला है ग्लोबली, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा भारत में और भारतीय इकोनॉमी और मार्केट्स पर? देखिए, काफी लोगों की एक आदत है, पूरे दुनिया के सारी चीजों को लेकर उबाल लेते हैं, राइट। तो बरसात कैसी होगी, बजट कैसी होगी, अगला इलेक्शन कैसे होगा, रिसेशन कब आएगी। रिसेशन के ऊपर ना तो मेरी कुछ राय की कुछ वैल्यू है, और ना ही आपके दर्शक कुछ कमा पाएंगे रिसेशन के बारे में सर फोड़ के। जहां तक मेरे को नजर आ रहा है, जो दुनिया भर के जो बड़े कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, एक्सेंचर की बात करें, बाय द वे विदेशी कंपनियों में भी हमारा कुछ निवेश है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, एक्सेंचर की बात, इनके नंबर अच्छे आ रहे हैं। हिंदुस्तान में भी जो वेल रन कंपनीज है, सुदृढ़, मजबूत, शक्तिशाली कंपनी, उनके आंकड़े भी अच्छे आ रहे हैं। निवेश का सबसे सिंपल रूल है, अगर नंबर अच्छे आएंगे, कंपनी की प्रॉफिट और कैश फ्लो ग्रो करेगी, आप कमाओगे। रिसेशन आए ना आए, बरसात आए ना आए। जी, तो क्या आप ये समय मानते हैं कि टू गो ऑल इन वाला टाइम है, जब आप अपना निवेश जो है पूरी तरीके से लगा दें, या फिर कैश के ऊपर बैठे रहें और लगातार धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज ढूंढें? देखिए, जो मेरी 2018 की किताब है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, जो वहां पे मैंने लोगों को समझाने की चेष्टा की है कि हमेशा इतना पूंजी अलग से रखिए, फिक्स डिपॉजिट्स या सरकारी बॉन्ड में इतना पूंजी अलग से रखिए जो आपका रेनी डे फंड हो, जो आपको दिक्कतों में, मुश्किल में आपके काम आए। सो मेरे और मेरे वाइफ के केस में हम 4 साल के हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसको अलग से डाल देते हैं। बाकी हमारी जो रकम है हम इक्विटीज में निवेश करते हैं। ऐसा नहीं कि आज ही कर रहे हैं, ये हमारे काफी 10 साल से ही शैली से हम निवेश कर रहे हैं। अपना एक रेनी डे की पूंजी बनाए, उसको इक्विटीज में एक्सपोज ना करें, बाकी अपनी पूंजी को बिल्कुल इक्विटीज में डालिए, बिकॉज इस कंट्री में इक्विटीज के अलावा आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपने क्या अर्ली ट्रेंड स्पॉट किए हैं जो 2023 में, जहां पर पैसा जाने वाला है, जहां पर आपको लगता है कि कुछ सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे, वहां पर फोकस करने से रिटेल इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदा हो? देखिए साक्षी जी, सेक्टर्स पे फोकस करके किसी को कोई फायदा नहीं होगा, राइट। सेम सेक्टर के अंदर, इंडिया में बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको HDFC बैंक भी मिल जाएगा, और दर्जनों के कतार में यूजलेस बैंक्स मिलेंगे। सेम इन एवरी सेक्टर इन इंडिया। जो आपको इंडिया में खोज है 3 चीजों की: पहला, ईमानदार प्रमोटर जो चोरी ना करे; दूसरा, अक्लमंद प्रमोटर जो अपने दिमाग को ठंडी तरीके से इस्तेमाल करके आपके लिए एक अच्छा फ्रेंचाइज खड़ा करे, एक मजबूत कंपनी खड़ा करे; और तीसरा, मोनोपोलिस्टिक, डोमिनेंट, बाहुबली प्रकार प्रमोटर जो कस्टमर्स को समझाए कि आप मेरे प्रोडक्ट के लिए 20-30-40% प्रीमियम दीजिए, राइट। इस प्रकार का अगर आप प्रमोटर खोजिए, किसी भी सेक्टर में खोजिए, ईमानदार, अकलमंद, बाहुबली प्रकार प्रमोटर, वो आपके लिए कमा के देगा। सेक्टर इन्वेस्टिंग से जिंदगी में कुछ हासिल ना हो पाएगा। तो स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि सौरभ जी की स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे वो सक्सेसफुल स्टॉक्स को उठा लेते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए? जो हमारी 2021 की किताब है डायमंड्स इन द डस्ट, वहां पे हमने हमारी स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी समझा दी है। वही है जो भी अभी मैंने समझाया। पहले तो हम फोरेंसिक अकाउंटिंग के जरिए से जो बेईमान प्रमोटर उनको अलग कर देते हैं। मानिए BSE 500 में से 200 प्रमोटर वहीं से पिक्चर से बाहर हो जाते हैं, 300 रह जाते हैं। उनमें से जो नालायक हैं, जिनमें अकल नहीं है, उनको हम बाहर कर देते हैं। तो रह जाते हैं 50 प्रमोटर जो अकलमंद भी है और ईमानदार भी है। उस 50 में से हम फिर परख करते हैं कि कौन से इनमें से प्रमोटर डोमिनेंट फ्रेंचाइज चला रहे हैं, बाहुबली प्रकार फ्रेंचाइज चला रहे हैं, और फिर उन प्रमोटर, करीबन से 15 से 20 प्रमोटर में हम 15 से 20 कंपनी में हम पैसे लगाते हैं। डायमंड्स इन द डस्ट में ये पूरी प्रक्रिया मैंने समझा दी है। ठीक है, ये भी बताइए, जैसे अभी आपने कहा कि आपका ग्लोबल कंपनियों में भी निवेश है, बहुत सारे आज की डेट में प्रो रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए हैं जो चाहते हैं कि भारत के बाद भी उनके पोर्टफोलियो में ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन आए। हाँ जी, तो अब उसके लिए किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? सेम शैली, राइट। जो इंडिया में काम करता है वो दुनिया भर में काम करता है।
आपको अगर हिंदुस्तान के बाहर आपको निवेश करने की इच्छा है तो फिर से ढूंढिए, खोजिए उस कंपनी को जो ईमानदारी से काम करता है। जस्ट बिकॉज अमेरिकन कंपनी है डज नॉट मीन कि वो ईमानदार है। अमेरिका में भी फ्रॉड, उनके स्टॉक मार्केट में भी फ्रॉड है। अभी अमेरिकन क्रिप्टो में क्या हो रहा है आपको पता ही होगा, FTX का पूरा सिलसिला लोगों को पता होगा। तो विदेश में भी यही प्रक्रिया अपनाए। बट मेरा मेरी जो टिप्पणी मैं लोगों को दूंगा, पहले इंडिया को समझिए, इंडियन स्टॉक मार्केट को मास्टर कीजिए, फिर प्रो बन के विदेश की तरफ भागिएगा। तो क्या आईपीओज में निवेश करना इस रणनीति में शामिल होता है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जब भी कोई आईपीओ आता है आपको कम वैल्यूएशन पे आपको निवेश करना मिल जाता है, लेकिन पिछले एक साल में जितनी भी कंपनियां आई बहुत हाई वैल्यूएशन पर आई, न्यू एज कंपनियां आई और उसके बाद उनको नुकसान भी झेलना पड़ा। तो क्या ये जो फिलॉसफी है कहीं टर्न द हेड हो गया है इस पे? तो देखिए, जैसे मैंने समझाया, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है उनमें से बेयरली 2-3% ऑफ द लिस्टेड कंपनीज आपको कमा के देंगे, राइट? तो जाहिर है आईपीओज में भी सेम मामला होगा। ऐसा तो है नहीं कि आईपीओज आपको भर भर के पैसा कमाने के लिए प्रमोटर जी अपनी कंपनी को आईपीओ कर रहे हैं। सो काफी लोग करते हैं, मैंने देखा है कि उनको पता है कि 10 साल में एक डीडीएलजे जैसी हिट आती है, 10 साल में एक कभी खुशी कभी गम जैसे हिट आती है, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए वाकिफ होते हैं। और जाहिर है ऐसे लोगों को जिंदगी में दिक्कतें और डिसअपॉइंटमेंट को झेलना पड़ता है, क्योंकि वो फर्स्ट डे शो के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए मार्केट में घुस रहे हैं। जो इंसान मार्केट में एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट के लिए घुसता है वो मेरा दोस्त होता है, क्योंकि उसके पैसे मेरे पास आ जाते हैं। तो आपने जिस फिलॉसफी से बताया, अब अदानी ग्रुप ने बोल दिया कि हम तो अपने 5 और नई कंपनियां लेकर आने वाले हैं आईपीओज। अभी तक के जो उनके आईपीओज आए हैं काफी अच्छे सक्सेसफुल रहे हैं, तो क्या इन आईपीओज में निवेश करना चाहिए? ये डीडीएलजे बन सकते हैं या नहीं? तो देखिए, पहले पिक्चर आने देते हैं, फिर पिक्चर की रिव्यू करेंगे। जैसे हर एक आईपीओ को अगर आपके पास परख करने की क्षमता है तो बिल्कुल परख कीजिए। क्लीन, ईमानदार और अकलमंद। अगर आप परख कर सकते हो बिल्कुल कीजिए। परख करने की क्षमता नहीं है तो प्रोफेशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड या पीएमएस फंड मैनेजर को अपने पैसे सौंपिए और शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी में अपना काम अच्छी तरह कीजिए। ये तो बहुत ही अच्छी टिप आपने दी है, लेकिन फिर भी अगर किसी रिटेल निवेशक के पास आज 10 लाख रुपए हैं जो वो मार्केट में लगाना चाहते हैं या फिर उसको अलग अलग एसेट्स में लगाने हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? कैसे बना अपना पोर्टफोलियो? तो मेरे ख्याल से 10 लाख में इंडिया में आई डोंट थिंक आप 6 महीने भी जी पाओगे। तो पहले तो आप अपनी पूंजी बनाइए, रेनी डे पूंजी बनाइए। रेनी डे पूंजी बनाने के बाद अगर आपके पास 10 लाख रह गए हैं स्पेयर, राइट, आपके पास एक्स्ट्रा है, अगर आपको खुद को निवेश करना आता हो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ना आता हो, प्रमोटर के इंटेग्रिटी को, उसकी एबिलिटी को समझना आता हो, तो बिल्कुल 10 लाख को अच्छे कंपनी में लगाइए। अगर नहीं आता हो 10 लाख तो वो 10 लाख आप म्यूचुअल फंड में लगाइए। एमेचर इन्वेस्टिंग का मतलब आप रात को जाके 5 मिनट टिप विप लगा के इन्वेस्ट करोगे, वो बहुत घातक है इंडिया में। वैसे लोगों का पैसा 10 लाख बर्बाद हो जाता है। तो इससे बेहतर होगा अगर आपको नहीं आता निवेश करना, वो 10 लाख अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए, मिलेनियल इन्वेस्टर के लिए क्या आपकी तरफ से सजेशन रहेगा अगर वो इस बार बाजार में आपकी बात सुन के? अगर आप निवेश सीख सकते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस सीख सकते हो, वैल्यूएशन एनालिसिस सीख सकते हो, बिल्कुल सीखिए। आप मिलेनियल हो, आप यंग हो, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। CFA जैसा एक क्वालिफिकेशन कीजिए, सीखिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। लेकिन अगर वैसा करने का टाइम नहीं है आपके पास, आपके डे जॉब में बहुत सारे कंपल्शंस है, तो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। वो भी आज तो ऐप के जरिए से पैसा म्यूचुअल फंड में भी निवेश हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और मार्केट्स में रणनीति बताने के लिए कि किस तरीके से सही रणनीति से पैसा बनाया जा सकता है मार्केट में। थैंक यू साक्षी।